नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। मेरे साथ मुंबई से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से आज किन खबरों पर चर्चा होगी, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। पहली खबर निजी अस्पतालों से जुड़ी। निजी अस्पतालों की होगी ग्रेडिंग। कैसे होगी ग्रेडिंग की क्या दुविधा है और परोक्ष रूप से कहां-कहां असर दिख सकता है, आज इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबर, शेयर बाजार में क्यों मचा हाहाकार। भारतीय शेयर बाजार में लगातार मुनाफा वसूली, गिरावट, बिकवाली जारी है। क्या गिरावट के बड़े कारण हैं? क्यों रुपया नहीं संभल रहा है? बजट का क्या कोई असर नहीं दिखा? तमाम मुद्दों की चर्चा आज इस थीम के भीतर होगी। और फिर चलेंगे चीन से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो शादियां नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? और दूसरा, खर्च बढ़ाने के लिए सरकारी कोशिशें शुरू होंगी। चीन में क्या कुछ हो रहा है, फिर हम आपको चीन की खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहली खबर निजी अस्पतालों से जुड़ी। आने वाले दिनों में भारत में आपको होटल्स की तरह अस्पतालों की भी रेटिंग्स होती दिखेगी। जी हां, आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि अस्पताल अपनी सेवाओं के हिसाब से और अपनी प्राइसिंग के हिसाब से किस कैटेगरी का अस्पताल है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अस्पतालों की ग्रेडिंग का एक सिस्टम तैयार कर रही है, जहां अस्पतालों को उनकी सुविधाओं के आधार पर A+, और A+++ 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। सर, पहला सवाल कि कैसे होगी ये ग्रेडिंग, और दूसरा, इसी का दूसरा पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ग्राहकों को या जो मरीज हैं उनको इसका फायदा क्या होगा। शुभम, निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोग पिछले कई सालों से ये शिकायतें कर रहे हैं और इस बात से परेशान हैं कि उन्हें जो अस्पतालों में जिन सेवाओं, जो सुविधाओं और जो इलाज के पैसे लिए जाते हैं, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिलती। और दूसरा, एक ही तरीके की चिकित्सा, एक ही तरीके के इक्विपमेंट्स पर अलग अलग अस्पताल अलग अलग पैसे लेते हैं। ये मामला बीमा कंपनियों तक भी पहुंच गया और बीमा कंपनियों के पैकेजेस में भी ये अब मुश्किल आ रही है कि आपको किस अस्पताल में इलाज कराना, उसकी क्वालिटी और उसकी सुविधाएं क्या है, उस हिसाब से उसकी जो फीस है, उसके उसके जो चार्जेस हैं, वो निर्धारित होने चाहिए। अब ये बात पिछले साल से चल रही थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब एक नया ढांचा बनाया है ग्रेडिंग का, और ये ग्रेडिंग लागू करने के लिए भारत में जो अस्पतालों की एक्रेडिटेशन की एजेंसी हैं, जिसमें कि NABH है, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, JCI है, ऑस्ट्रेलियन कमीशन है, ये कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो भारत में निजी अस्पतालों की ग्रेड की रैंकिंग करती हैं और उनको क्वालिटी अप्रूवल देती हैं, और उसके बाद इन अस्पतालों को सेवाएं देने के लिए एक्रीडिएट या अधिकृत किया जाता है। रेटिंग की व्यवस्था तब लागू होगी जब ये इन अस्पतालों को, जो निजी अस्पताल हैं, उन्हें इन एजेंसियों से किसी से अपने आप को एक्रीडिएट कराना होगा, यानी इनकी सुविधाओं की एक पूरी पड़ताल होगी, समीक्षा होगी, जो कि अभी भी होती है, और उसके बाद इनकी सुविधाओं, सहूलियतों के आधार पर इनकी रेटिंग डिसाइड की जाएगी। जैसा कि आपको शुभम ने बताया कि 3 अलग अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा जाएगा। लगभग होटलों जैसी रेटिंग की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था से जो उपभोक्ता है, उन्हें 2 तरीके का लाभ होगा और 2 तरीके की चुनौतियां भी होंगी। क्या इस रेटिंग के आधार पर अस्पताल अपनी दरें अलग अलग तय करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि एक ही सुविधा के लिए क्या A++ रेटिंग वाला अस्पताल उसी सामान्य सर्जरी के लिए ज्यादा पैसे लेगा, और लेगा तो उसके अतिरिक्त तो क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा होगा। क्योंकि अस्पतालों में कई तरीके की सेवाएं होती हैं, कई तरीके की सुविधाएं होती हैं और कई तरीके के खर्चे होते हैं, ऑपरेशन के, बेड के, और अन्य तमाम चीजों के। उन्हें इस ग्रेडिंग में कैसे शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा। इसके साथ अस्पतालों को वॉलंटरीली खुद भी इसकी अपनी ग्रेडिंग कराने की, अपने आप को उस ग्रेडिंग में शामिल कराने की छूट मिलेगी। लेकिन भारत में लंबे समय से बात प्रस्तावित थी, और बीमा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि बीमा कराते समय जब आप किसी किसी शहर का चुनाव करते हैं और वहां उन अस्पतालों की लिस्ट आपके सामने रखी जाती, तो आपको पता रहे किस अस्पताल में इलाज का कितना पैसा लगता है। तो शायद अगले साल से ये व्यवस्था लागू होगी और इसके बाद अस्पतालों की रेटिंग हमें उपलब्ध होगी।
बिल्कुल, तो पूरी कोशिश ये है कि जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खरीदते हैं, उस पे लिखा होता है ना कि 5 स्टार है, 4 स्टार है, तो आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जितनी ज़्यादा रेटिंग वाला हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेंगे, उतनी बिजली कम खर्च होगी। ठीक ऐसी व्यवस्था अस्पतालों के संग होगी कि जितना अच्छा ग्रेड है, सेवाएँ भी उतनी अच्छी होंगी और पैसा भी उतना ही अच्छा होगा। आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि बीमा कंपनियाँ भी जो इंश्योरेंस लाएँगी, तो उनके पॉलिसी की जो प्रीमियम भी हैं, वो भी दरअसल हॉस्पिटल की ग्रेडिंग के हिसाब से तय हो सकते हैं। अगली खबर आपकी थाली से जुड़ी खबर है, दरअसल दालों से जुड़ी खबर यह है कि होलसेल प्राइस जो हैं थोक बाजार में दालों की कीमतें, तुअर, उड़द, मसूर, चना, इनकी कीमतें कुछ कम हुई हैं। 5 से 20% तक की गिरावट इनकी कीमतों में थोक बाजार में आई है। कारण है कि मंडियों में आवक अच्छी हुई, अच्छी सप्लाई थी, इसकी वजह से कीमतें आई, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा क्योंकि रिटेल के बाजार में इन कीमतों को कम नहीं किया गया। सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसने रिटेलर्स को बोला है कि आप होलसेल प्राइस की घटिया कीमतों में जो गिरावट आई है, उस कमी को रिटेल बाजारों में उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाइए। सर, क्या दालों में कीमतें कम होने की गुंजाइश बनती दिख रही है आपको? ये जद्दोजहद पुरानी है। सरकार जब भी बाजार में आपूर्ति बढ़ने से इंपोर्ट होने से कीमतें घटती हैं, तो रिटेलर्स के स्तर पर उसकी कमी नहीं दिखाई देती। ये हमने खाद्य तेल की परिस्थिति में भी देखा था, दाल में भी देखा। दाल की कुछ घरेलू आपूर्ति बेहतर हुई और पिछले 2 साल से सरकार ने दाल का आयात भी बढ़ाया है। उस दोनों वजह से बाजार में दाल की कीमतों में कमी दिखाई दी है, जैसा कि आपको शुभम ने बताया, 5 से 20% की। लेकिन अगर आप खुदरा बाजार देखें तो अभी भी जो तुअर की कीमत की दाल है वो करीब 160 रुपए के आसपास है। उड़द की कीमत करीब करीब 120 रुपए के आसपास है और मसूर की कीमत 90 रुपए केजी के आसपास है। ये कीमतें दिखाई दे रही हैं जो खुदरा मार्केट में है। और सरकार इसमें सीधे कोई दखल नहीं दे सकती, लेकिन रिटेलर्स के खुदरा व्यापारियों से कहा गया है कि उन कीमतों में कमी करें। आमतौर पर खाद्य उत्पादों में कीमतों को इतनी तेजी से रिटेल बाजार में कम करा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि दाल एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी भारत में चिरंतन कमी है। भारत की निर्भरता दालों के आयात पर ज्यादा है, तो बाजार में हमेशा एक किस्म की अंतर्धारणा रहती है दाल की महंगाई को लेकर, और ये लगातार चलने वाली महंगाई है। हालांकि सरकार पर दबाव यह है कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कमी की है और खाद्य महंगाई के सबसे जरूरी हिस्से के तौर पर, खाद्य महंगाई के सबसे तपते हुए हिस्से के तौर पर दालें पिछले 2 साल में बनी हुई हैं। दालों ने खाद्य महंगाई को बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए कवायद की जा रही है कि किसी तरह खुदरा बाजार में दाल की कीमतें कम हों। हालांकि उम्मीदें थोड़ी सी कम ही दिखती हैं दाल की कीमतों में कमी की। फिलहाल अभी खुदरा बाजार से इस पर कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो कि ग्राहकों को खुश कर सके। ठीक है, तो अगर सरकार की अपील की जूं अगर दुकानदारों के कान पर रेंगी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको दालों की कीमतों में कुछ कमी होती दिखे। हालांकि इसकी बहुत उम्मीदें मत लगाइएगा, क्योंकि अंशुमान जी का मानना है कि ये रोग पुराना है और ऐसा होता नहीं दिखता है कि कीमतों में कोई एक बड़ी कमी आएगी। अगली खबर सोने के बाजार से जुड़ी, गोल्ड के मार्केट से जुड़ी खबर यह है कि बहुत सारे लोग अपने गोल्ड लोन के रीपेमेंट को, यानी कि जो उनकी किश्त अदायगी है, उसमें देरी कर रहे हैं और इसकी वजह से बैंक और एनबीएफसी की ओर से दिए गए गोल्ड लोन के डिफॉल्ट बढ़ने का खतरा है। जो परिवार हैं, भारतीय परिवार, ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं और जिसकी वजह से इन पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ा है। इसकी एक और वजह है, लगातार बढ़ती महंगाई भी है, जिसकी वजह से उनकी आय उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई, जिससे उनकी रीपेइंग कैपेसिटी, यानी कि कर्ज वापसी की जो क्षमता है, उस पर असर पड़ा है। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि एनपीए की तस्वीर क्या है, कैसी दिखती है आपको इस समय, अगर हम एनपीए की तस्वीर देखें तो? शुभम, यहाँ हम डेटा पॉइंट की तरफ चलेंगे, क्योंकि सोने के बाजार में खासी उथल पुथल है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, हम लगातार बता रहे हैं। आज भी सोने की कीमतों ने नई ऊंचाई छुई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से टैरिफ का बढ़ाने की फिर से तैयारियां हैं और डॉलर इंडेक्स ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय बाजार में सोने के बदले लोन अब बड़ी चुनौती बन गए हैं बैंकों के लिए।
पिछले साल भी आरबीआई ने काफी दखल दिया था, कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश का नतीजा नहीं आया। और इस चार्ट को अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि बैंकों के गोल्ड लोन एनपीए में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, यानी वो लोन जो आमतौर पर अब बैंक जिनकी वसूली शायद नहीं कर पा रहे हैं, उनमें 62% की बढ़ोतरी हुई है। एनबीएफसी के स्तर पर यह बढ़ोतरी करीब करीब 24% की है, और कुल 30% एनपीए केवल गोल्ड का ही बढ़ा है, गोल्ड लोन का बढ़ा है। गोल्ड लोन का बाजार रिकॉर्ड तौर पर बढ़ा है। जो ताजे आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं गोल्ड लोन के, वो करीब 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 5,149 करोड़ रुपए के आसपास के एनपीए ताजा आंकड़ों में हमें दिख रहे हैं। और गोल्ड की जो आउटस्टैंडिंग है, गोल्ड लोन की बकायेदारी है, वो इस समय बैंकों के पास और वित्तीय संस्थाओं के पास करीब करीब 1,72 लाख करोड़ रुपए की है, जो आंकड़े मैं देख पा रहा हूं। 68.3% की बढ़ोतरी इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। 10 लाख करोड़ का बाजार है शुभम भारत में ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड लोन का, जो अगले साल यानी इस साल माना जा रहा है कि करीब 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 बढ़कर शायद 15 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा, जो आरबीआई के रिपोर्ट में हमें आंकड़े मिल रहे हैं। अब सोना एक अजीब तरीके की चुनौती बन गया है इस परिस्थिति में। एक तरफ सोने के ग्राहक बढ़ रहे हैं क्योंकि सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो गोल्ड लोन के एनपीए हैं, बैंक उनमें बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। सर, आगे की तस्वीर फिर आप कैसी बनती देख रहे हैं? बाजार कैसे आकार लेगा? एक चीज यहां पर समझने वाली ये भी है कि सर पिछले साल से इस साल कर्ज में, एनपीए में जो है वो 62% की बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन जो पूरे ओवरऑल मार्केट है अगर उसके हिसाब से एनपीए देखें तो आपको ये कितनी चिंता की बात दिख रही है? और आने वाला साल या आने वाला समय गोल्ड लोन और डिफॉल्ट, इसके लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं? गोल्ड लोन की अगर पूरे बाजार का बैंकों के एनपीए देखें तो ये छोटा दिखता है, पर गोल्ड लोन आमतौर पर मैक्सिमम अधिकतम वो लोग ले रहे हैं जो कम आय वर्ग के हैं। और ये बात आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कही थी, क्योंकि कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति या कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति सोना गिरवी रखकर लोन नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत में तनख्वाहों में गिरावट आई है, महंगाई बढ़ी है, लोगों की आय नहीं बढ़ी, ये सरकार के आंकड़े भी बताते हैं। इसलिए सोने का इस्तेमाल दैनिक जरूरतों के लिए आकस्मिक जरूरतों के लिए कर्ज के तौर पर हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज है कि सोने की कीमतें बढ़ने के साथ लोन लेने की गति और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल के भीतर सोने की कीमतों में जो तेजी दिखाई दी है, उसने लोगों के लिए लोन की वैल्यूएशन या सोने के गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ा दी है। शायद ही कोई एसेट ऐसी हो शुभम पिछले 5-6 साल में जिसकी लोन वैल्यूएशन है, जिसकी वैल्यूएशन में इतनी तेज इजाफा हुआ हो, जो सोने के साथ दिखाई दिया है। तो इसलिए सोने को आसानी से प्लेज किया जा सकता है और लोन लिया जा सकता है। गोल्ड लोन का नेटवर्क भारत में काफी बड़ा हो चुका है, बैंक है, एनबीएफसीज हैं, गोल्ड लोन कंपनियां हैं, और उन्होंने बहुत आसानी से गोल्ड लोन देना शुरू किया, जिसमें कई तरीके की गफलत है, भ्रष्टाचार है, चुनौतियां हैं, जिस पर रिजर्व बैंक की एक पूरी रिपोर्ट भी आ चुकी है, और उसने कुछ गोल्ड लोन लेने वाली कंपनियों पर पाबंदी भी लगाई थी। ऐसी स्थिति में अगर सोने की कीमतें आने वाले समय में टूटती हैं, तो 2 बड़ी चुनौतियां होंगी बैंकों के सामने और एनबीएफसीज के सामने, कि उनके जो लोन पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन है उसमें तेज गिरावट आएगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि ज्यादातर गोल्ड लोन लेने वाले लोग एनपीए इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गोल्ड लोन की रिकवरी नहीं हो पाती। छोटे आकार के लोन है, लोग अपने खर्च के लिए ले जाते हैं और बाद में अपना सोना छुड़ाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए जो आंकड़े मिल रहे थे, पिछले साल का आंकड़ा मेरे सामने खुला हुआ है। पिछले साल एक बड़ी गोल्ड लोन कंपनी ने बताया भी था और बाजार में चर्चा भी थी कि उसने करीब 360 करोड़ रुपए के आसपास के ऑक्शन किए थे गोल्ड के। अंततः होता यह है कि जब ये गोल्ड लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है, तो लोगों के रखे हुए गहनों का ऑक्शन किया जाता है। और पिछले साल जब आरबीआई ने सख्ती की थी, उसके बाद ऑक्शंस में तेज बढ़ोतरी आई थी। तो डर यह है कि बढ़ते हुए एनपीए आने वाले समय में अगली तिमाही में बड़ी गोल्ड लोन कंपनियों की तरफ से बड़े ऑक्शंस की तरफ ले जा सकते हैं, जिसमें कि पिछले साल मुथूट के ऑक्शंस की बात आई थी, मनापुरम ने भी अपने ऑक्शंस किए थे। तो ये डिफॉल्ट या एनपीएस आने वाले समय में वो सोना जो लोगों ने अपने घर से निकाल कर पैसे के लिए रखा था, वो बाजार में बिकने के लिए ऑक्शन के जरिए जा सकते। बिल्कुल, तो बोनस की सलाह फिलहाल यही रहेगी कि गैर ज़रूरी कर्जों से बचें, रीपेमेंट को अपने बेटर तरीके से प्लान करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर का ख्याल रखें। अगली खबर जो जुड़ी है अमेरिका के टैरिफ से। खबर यह है कि अमेरिका की ओर से स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के वो देश जो अमेरिका को स्टील या एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट करना
25% महंगा हो जाएगा। इससे 85% तक इंपोर्ट में कमी आने की संभावना है, यानी कि अमेरिका में आने वाला स्टील और एल्यूमिनियम 85% तक कम हो जाएगा। अब जो लोग ये एक्सपोर्ट करते थे वो नए बाजार तलाशेंगे, वो नए बाजारों में एक बाजार भारत भी हो सकता है। तो भारत के निर्यातकों को ये चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि नए बाजारों में जब सस्ती स्टील का डंप किया जाए तो हमारी कंपनियों को, जो भारतीय कंपनियां हैं, इनको दिक्कत होने लगे। सर, ये मामला बड़ा पेचीदा है, कैसे स्टील को लेकर भारत इसको संभालेगा और दुविधा आपको क्या लगती है अब इस पूरे बाजार की? भारत की ट्रेड नीति कई मोर्चों पर, शुभम, बराबर बता रहे हैं कि ट्रंप के फैसलों की वजह से बेहद उलझन में फंस गई है। स्टील एक बेहद महत्वपूर्ण कमोडिटी है। पिछले साल ही हमने चीन से भारत में स्टील के इंपोर्ट में 80% की बढ़ोतरी देखी थी। जनवरी से जुलाई के बीच में 2024 में करीब करीब 1.61 मिलियन टन स्टील का इंपोर्ट चीन से हुआ था, और तब से स्टील इंडस्ट्री इस बात की मांग कर रही थी। आपको याद होगा कि चीन से आने वाले सस्ते स्टील के पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए या उसे रोका जाए। अब यहाँ डर ये है, जैसे आपने बताया, कि अमेरिका में जैसे ही स्टील पर ड्यूटी आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, और स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के मामले पर यहाँ पर तो पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सहमत थे। डेमोक्रेट्स की सरकार ने भी इस तरीके के संकेत दिए थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में स्टील के आयात को सीमित करते हैं, 25% की ड्यूटी लगाते हैं, तो चाइना जैसे देश के पास अपनी डोमेस्टिक स्टील को बेचने के लिए नए बाजारों की जरूरत होगी। और इसका असर केवल चीन पर ही नहीं होगा, इसका कोरिया, कनाडा, ब्राजील पर भी होगा। इन देशों से भी स्टील का एक्सपोर्ट होता है। ऐसी स्थिति में भारत बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत बड़ा बाजार है, यहाँ सस्ता स्टील आ सकता है। और चूंकि मुक्त बाजार है भारत में, स्टील के उपभोक्ताओं के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा कि उन्हें सस्ता स्टील मिलेगा। और इसलिए ट्रंप के इस फैसले की वजह से ऐसी चर्चा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये सिफारिश की है कि बगैर देर किए हुए स्टील पर 25% की ड्यूटी लगा दी जाए, कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए, जिससे कि इसे रोका जा सके, सस्ते आयात को रोका जा सके। अब दुविधा ये भारत के लिए कि भारत एक तरफ तो अमेरिका के लिए अपने बाजार में सीमा शुल्क की दरें कम कर रहा है, उसे घटा रहा है, और दूसरी तरफ से अन्य आयात के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी एक ही उत्पाद को लेकर। ये भारत के कॉमर्स की और ट्रेड की बड़ी दुविधा है। और स्टील के साथ कुछ अन्य उत्पाद भी, जैसे जैसे अमेरिका की तरफ से ड्यूटी बढ़ाने की प्रक्रिया और तेज होगी, कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके भारत में पहुंचने का और डंपिंग का खतरा बनता दिखाई दे रहा है। सर, कौन से और वो ऐसे उत्पाद हैं और कौन से बाजार ऐसे हैं जिन पर ये असर दिख सकता है? एक स्टील के अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद जिन पर भविष्य में शायद ड्यूटी में बदलाव होगा। टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर अब चीन पर ड्यूटी लगाई जाएगी, तो वो भारतीय बाजार में आ सकते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक और पहलू है जो भारतीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। वो ये कि ट्रंप और चाइना के ट्रेड वार के कारण भारत में कुछ चीजों की कमी हो सकती है। तो एक तरफ तो सस्ता माल आने का खतरा है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। बिल्कुल। तो सर, वहाँ हम कहाँ कहाँ तैयार रहें? क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परोक्ष रूप से भी चाइना और अमेरिका की इस खींचतान में हमको प्रभावित करेंगी? इस बार की गर्मियां मुश्किल से बीतेंगी, और खासतौर से इस बार की गर्मियों में अगर आप फ्रिज और एसी खरीदना चाहते हैं तो महंगाई के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो बाजार में खबरें आ रही हैं, चीन दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेसर फैक्ट्री है। चीन पूरी दुनिया के बाजारों को एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स की आपूर्ति करता है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से चीन पर कुछ अन्य चीजों पर भी ड्यूटी लगाए जाने की संभावना है, इसलिए चाइनीज उत्पादकों ने या प्रोड्यूसर्स ने, इससे पहले कि अमेरिका में ड्यूटी लगाई जाए, अपने उत्पादों को, अपने कंप्रेसर्स को अमेरिका के बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। और इस वजह से बाजार में चर्चा है कि भारतीय बाजार में जो आने वाले कंप्रेसर्स हैं उनकी आपूर्ति घट गई है। 3 चाइनीज सप्लायर हैं भारतीय बाजार में, जिन्हें भारत में कंप्रेसर बेचने के लिए क्वालिटी कंट्रोल की या क्वालिटी के अप्रूवल्स मिले हैं बीआईएस की तरफ से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। माना जा रहा है कि इनकी जो मंजूरियां हैं वो अगले 3 से 4 महीनों में खत्म होने वाली है। और इसके बाद अभी भारतीय बाजार में आने वाले नए कंप्रेसर सप्लायर्स की रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं हुए हैं, और इसलिए बाजार सेंस कर रहा है कि इन गर्मियों में फ्रिज और एसी की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कंप्रेसर्स की शॉर्टेज हो सकती है। भारत में भी कंप्रेसर्स बनाने की उतनी क्षमताएं नहीं है। तो
ये दूसरा पहलू है। एक पहलू है जहां सस्ता सामान आने का खतरा है, और दूसरी तरफ इस ट्रेड वार के कारण चीन अपने सामान को तेजी से अमेरिका के बाजार में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए भारतीय बाजार में जरूरी चीजों की आपूर्ति भी रुकेगी। चलिए अब रुक करते हैं इसके दूसरे सिरे का, भारतीय शेयर बाजार का। भारतीय शेयर बाजार में इस समय ज़बरदस्त बेचैनी है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ, हर रोज नई घोषणाएं बाजार को बेचैन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ एफआईआई की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज की अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की करीब करीब गिरावट आई है। 1.32% गिरकर बाजार बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप का हाल तो ज़्यादा बुरा था। मिड कैप इंडेक्स में 3% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% की गिरावट आज देखने को मिली है। पावर ग्रिड, जोमैटो, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, ये वो बड़े चेहरे थे आज बाजार के जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी। जबकि अगर आप इन्फोसिस, मारुति, एचसीएल जैसे कंपनियों को देखें तो यहाँ कुछ खरीदारी ज़रूर थी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बाजार संभल क्यों नहीं पा रहा है? क्या वजह है, क्या ऐसी चिंताएं हैं जो बाजार को लगातार गिराती चली जा रही हैं? क्या बड़े कारण हैं दरअसल इस बाजार में गिरावट के? शुभम, बाजार को भी भीतर से देखना होगा, क्योंकि बाजार में दरअसल जिस तरीके की चर्चाएं ऊपर होती हैं और बाजार की अंतर्धारणा और उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। शेयर बाजार को करीब से देखने वाले या उसमें निवेश करने वाले लोग अब खुद से पूछ रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बाजार के लिए अच्छा आखिर हुआ क्या है। तो एक तो बाजार के लिए कुछ अच्छा बड़ा नहीं हुआ, और जो हुआ वो सब निगेटिव था, और ऊपर से भारतीय बाजार के वैल्यूएशंस काफी हाई थे। तो यानी एक तो गिरने की तैयारी थी, ऊपर से धक्का लग गया। ये जो ताजी आज की गिरावट है, इस गिरावट में कोई बहुत बड़ा सडनली आया हुआ अचानक ट्रिगर नहीं है, लेकिन संगठित रूप से या कंडेंस्ड रूप से कई सारी घटनाएं जो पिछले 3-4 महीने से भारतीय अर्थव्यवस्था में और दुनिया की अर्थव्यवस्था में तैर रही हैं, उन्होंने बाजार में गिरावट को और गहरा कर दिया। और आज की गिरावट कुछ ना कुछ एक निराशा की गिरावट थी। लगातार हम 3-4 दिन से गिरावट देख रहे हैं। अब आज की गिरावट को अगर आप करीब से देखने की कोशिश करें और इसे हाल फिलहाल के फैसलों की रोशनी में देखें। बजट आया, बजट ने बाजार पर कोई पॉजिटिव असर नहीं छोड़ा। बजट के बाद भी बाजार की स्थिति वैसी जस की तस बनी रही गिरावट की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कमी की गई, बाजार ने उसको भी नकार दिया। अब ये दो ऐसे ट्रिगर हैं जिन्हें आमतौर पर, शुभम, हम लोग ये मानते हैं कि बाजार के लिए पॉजिटिव होते हैं। एक तो कंजम्पशन को बूस्ट आना, जैसा कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें दी गई और इससे भारतीय बाजार में एकदम खपत दौड़ पड़ेगी, लोग खरीदारी करने लगेंगे। बाजार को ये थीसिस ही समझ में नहीं आई कि इससे खरीदारी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, ब्याज दरें कम होने की थी, उसका भी असर बाजार पर नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद इन सारी परिस्थितियों के बीच जो बाजार में 3 बड़े दबाव दिखे वो एफआईज की बिकवाली के दिखे। एफआईज ने, विदेशी निवेशकों ने लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास की बिकवाली हाल फिलहाल में की है, और एफआईज लगातार बेचते चले जा रहे हैं। ये भारतीय बाजार में उनकी उनकी घटते कॉन्फिडेंस का सबूत है, और इसका असर हमें चारों तरफ बहुत सारे स्टॉक्स पे दिखाई दिया। तो पहली चीज तो ये कि विदेशी निवेशकों को रोकने लायक बाजार में कोई आकर्षण नहीं था। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब बाजार की अंतर्धारणा कमजोर हो, मैक्रो और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हो, तो ऊंची कीमत पर मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक है, और वो हमने देखा उन वैल्यूएशन के कारण मुनाफा वसूली आई। कंपनियों के नतीजों ने, खराब नतीजों ने, कंपनियों के मुनाफों में गिरावट ने इस और समस्या को और जटिल किया, क्योंकि कंपनियों के जो गाइडेंस आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। टैरिफ का, ट्रंप का जो हैवक है, ट्रंप का जो टेरर है, ट्रंप ने जो पूरी दुनिया के बाजारों में जिस तरीके की उथल पुथल मचा रखी है, उसका असर हमें दिखाई दिया। बाजार समझ ही नहीं पा रहा है, ना भारत का ही नहीं, अमेरिका के, यूरोप के बाजार समझ नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। हर रोज एक नई घोषणा आती है, नए टैरिफ लगाने की के संकेत दिए जाते हैं, और बाजार में कभी मेटल स्टॉक्स, कभी आईटी स्टॉक्स, कभी कंज्यूमर स्टॉक्स, इन पे सीधा असर होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है दुनिया की अर्थव्यवस्था में। ट्रंप के फैसलों के कारण अमेरिका में मंदी आने की संभावना है, दुनिया में महंगाई बढ़ने के खतरे, तमाम तरीके की जो अनिश्चितताएं हैं और नकारात्मक अनिश्चितताएं हैं वो बाजार में तैर रही हैं। और तीसरी चीज ये कि जो हमने थोड़ी सी तेजी, शुभम, आज बाजार को अगर आप करीब से देखो, जो हमने थोड़ी सी तेजी ऑटो रियलिटी और फार्मा स्टॉक्स में देखी थी, खासतौर से ऑटो रियलिटी स्टॉक्स में देखी थी, बजट के बाद वहां भी लोग अब मुनाफा वसूली करके निकल गए। यानी जो थोड़ा बहुत कंजम्पशन ड्रिवन बूस्ट बाजार को मिला था बजट से, ये माना जा रहा था,
कि कुछ सेक्टर्स में कंजम्पशन की डिमांड बेहतर होगी और वहां हमें मांग अच्छी दिखाई देगी, रियलिटी और ऑटो में खास तौर पर वहां भी आज हमें बिकवाली दिखाई दी। इसलिए बाजार की गिरावट काफी ब्रॉड बेस्ड थी, लगभग सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे। ज्यादातर सेक्टर्स के स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई। सर, रुपए की गिरावट कितनी बड़ी चिंता मान रहे हैं आप? अब अगली चीज रुपए की गिरावट थी। कल हालांकि रुपया आज हमें उभरता दिखाई दिया, पर मुंबई में सबको पता है कि आरबीआई ने 3-4 बिलियन डॉलर की बिकवाली की है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां यात्रा पर हैं, संसद चल रही है। नहीं तो रुपया 88 के करीब पहुंचने वाला था, रुपया उसके बाद ऊपर आया। पर सबको पता है कि आरबीआई इस सीमा तक रुपए को थाम नहीं सकता, क्योंकि डॉलर की मजबूती चुनौती है और विदेशी निवेशक यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो रुपए की गिरावट तो सेंटीमेंट कमजोर कर ही रही है, और रुपए की गिरावट में आरबीआई जितना दखल देता है, ये उस तरीके का एक दुष्चक्र बनना शुरू होता है। वो दुष्चक्र ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी और अंततः ये फिर रुपए पर ही भारी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार जितना घटेगा, उतना ही रुपए की कमजोरी में बढ़ोतरी होगी। तो रुपया तो अब ट्रंप के तूफान में बुरी तरह फंस गया और उसे उभारने की कोई कोशिश नहीं दिखाई देती। इसने भी और सेंटीमेंट को कमजोर किया लगातार इन 3 फैक्टर्स के साथ। सर, अगला सवाल मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर है। मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर इन दिनों अगर आप देखिए तो फंड मैनेजर्स भी बोल रहे हैं, अलग अलग नज़रिए सामने आ रहे हैं। कई लोग वकालत करते दिख रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बड़े फंड मैनेजर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगले 10-15 साल में अब मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनाना मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है आज भी गिरावट में जो ज़्यादा गहरी चोट पहुंची वो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को पहुंची? क्या लगता है आपको, यहाँ पर क्या दर्द ज़्यादा है? ये बहुत बड़ा झटका है और इसका असर शुभम आने वाले 5-6 महीनों में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर, निवेशकों के भीतर के अंदर निवेश पर पता चलेगा, और इस पे हम करीब से नजर रखेंगे। ये सबसे दर्दनाक कहानी है जो बाजार में आज हमें दिखाई दी है। निफ्टी मिड कैप करीब करीब 1600 पॉइंट नीचे गया। कई स्टॉक्स तो शुभम मिड कैप स्टॉक्स 30-30 और 60-60% टूट गए। ये कंप्लीट मेहम है। मतलब इसको आप अगर बाजार की भाषा में कहें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक किस्म का ब्लड बाथ है, और ये वही सेगमेंट है जिसमें पिछले 2 साल में, 3 साल में छोटे निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, और ये वही सेगमेंट है जहां से आए हुए म्यूचुअल फंड्स ने पिछले सालों में सबसे ज्यादा धन और सबसे ज्यादा निवेश अर्जित किया। इस पूरे सेक्टर को लेकर लगातार इस बात के सवाल थे कि इसमें कितनी कंपनियां वास्तविक रूप से प्रॉफिट में हैं, कितनी कंपनियों में निवेश की संभावनाएं हैं। अलग अलग समय पर कुछ बाजार के आलिम फाजिल लोगों ने चेताया भी था कि इनमें निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी एक छोटी सी रैली बनती है बाजार में, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक हमेशा निवेशकों के, पंटर्स के, ट्रेडर्स की पसंद बन जाते हैं। और शायद वो घूमते घूमते अब स्थिति यहां पहुंच गई कि इतनी तेज और इतनी बड़ी गिरावट दिखी है। तो ब्रॉडर मार्केट को तो आप देख भी सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट तो मान लीजिए एक बार में 600-700 पॉइंट की रिकवर हो जाएगी, पर ये जो मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट आई है, ये छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो को, उनके निवेश को जबरदस्त ढंग से काफी गहरा नुकसान पहुंचाने वाली है। इसमें कारण यही है क्योंकि कई सारे मिड कैप स्टॉक्स फ्रेंजी में दीवानगी में, जैसा कि बाजार में होता है, एक तरफा चलने में शामिल हुए थे, जबकि उनके वैल्यूएशन उतने नहीं थे। और अब कई निवेशक, कुछ बड़े लोग अब बोलने लगे हैं, पहले वो लोग भी नहीं बोल रहे थे, कुछ बड़े लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है बाजार में कि इनके लेवल एब्सर्ड हैं और इन्हें किसी तरीके से निवेश के काबिल नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में पैसा पहुंच रहा है, स्मॉल कैप और मिड कैप के जो फंड्स हैं उनमें निवेश लगातार पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ा दर्द है इस समय बाजार का, कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी तेज गिरावट आई है। कई और आंकड़े भी बाजार में इसके हिसाब से तैर रहे हैं। पिछले 2024 में जितनी एसएमई फर्म लिस्टेड हुई हैं, उनमें से हर 3 में से एक फर्म अब घाटे में है। ये आंकड़े भी बाजार में तैर रहे हैं। तो ये जो पूरा सेगमेंट है एसएमई स्मॉल कैप का, वो भी हमें दिख रहा है, हमारे डेटा पॉइंट में दिख रहा है कि जो नुकसान वाले एसएमई आईपीओ हैं, उनकी बाजार में क्या स्थिति है। सर, मार्केट का एक और कोना जिसका आपने जिक्र भी किया कि एसएमई आईपीओ वाला जो कोना था, यहाँ पर 20% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि पिछले एक साल में 43% तक की रैली हमने यहाँ देखी। बहुत सारे आईपीओ हमने ऐसे देखे जो डबल पर लिस्ट हुए। बहुत सारा ग्रोथ है जो यहाँ पर एकर आई। क्या आपको लगता है कि सर आने वाले दिनों में क्या बीएसई एसएमई आईपीओ वाला जो कोना है बाजार का, यहाँ पर भी कुछ बदलाव या कुछ जो उत्साह था वो ठंडा पड़ता दिखेगा? भाई ये भी तो उसी नाव में सवार है जो आज टकरा गई किनारे से, जो सफीना टकरा गया। एसएमई आईपीओ उसी एसएमई मिड कैप इंडेक्स का में सवार थे।
266 कंपनियां जो लिस्ट हुई थी, उनमें अधिकांश कंपनियों में तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही, जो आंकड़े हमें भी डेटा पॉइंट में स्क्रीन पर भी दिखाई दिए। अब इसके बाद एसएमई आईपीओ के बाजार में उत्साह पर असर पड़ेगा। ये आंकड़े आपके सामने, नुकसान वाले एसएमई आईपीओ 50%, 57%, 63% तक की कमी दिख रही है। इस सेगमेंट ने पिछले 2 साल में, 3 साल में कई सारे प्राइमरी इन्वेस्टर्स को, छोटे निवेशकों को जोड़ा था, और प्राइमरी मार्केट का ये सबसे गुलजार, सबसे अच्छा हिस्सा था जहां निवेश के नए रिकॉर्ड बने थे। लेकिन इस पूरे सेगमेंट के साथ फंडामेंटल्स की और पारदर्शिता की बुनियादी कमी है, जो हमें स्वीकार करनी चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप के में, और वही एसएमई आईपीओ के साथ हुआ है। तो अब ये पूरा जो यूफोरिया था, ये जो पूरा उत्साह था, वो अब ठहर रहा है, थिर रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। इसका असर हमें आने वाले समय में आईपीओ मार्केट में, खासतौर से एसएमई आईपीओ मार्केट पर जरूर दिखाई देगा। चलिए, अब चलिए चीन। चीन में हुआ ये कि चीन में जो शादियों की दर थी, शादी करने वाले लोग थे, वो घटे हैं। 2024 में इसमें 20% की गिरावट आई है। पिछले साल करीब 76,80,000 लोगों ने शादी की 2023 में, जबकि 2024 में ये आंकड़ा करीब करीब 60 लाख 61 लाख का रहा। ये लगातार आती गिरावट चाइना के लिए बड़ी चिंता बनती दिख रही है। सर, कितनी बड़ी चिंता है ये जो पूरी कोशिश है बर्थ रेट को बढ़ाने की और जनसंख्या को लेकर, ये उस मोर्चे पर कितनी बड़ी चिंता आपको चीन के लिए दिखती है? शेयर बाजार में गिरावट से हम शादियों के बाजार में गिरावट पर पहुंच गए हैं, और वो भी चीन की शादियां। चीन की शादियां दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन पिछले 1 दशक से जनसंख्या के की नकारात्मक ग्रोथ का सामना कर रहा है। लगभग जापान ने जो स्थिति पिछले दशक में देखी थी, 20वीं सदी के आखिरी दशकों में देखी थी, चीन में वही स्थिति हो रही है। और चीन में अब सरकार को आबादी बढ़ाने के लिए, शादियों के लिए प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। लेकिन जो ताजा आंकड़ा आया, उसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया। साल दर साल चीन में शादियों का रजिस्ट्रेशन घट रहा है। 2024 में केवल 61 लाख शादियां रजिस्टर हुई, जबकि 2023 में 76 लाख शादियां रजिस्टर हुई थी। चीन सरकार का यह आंकड़ा बताता है, और इससे ये लग रहा है कि चीन के लोग सरकार के तमाम प्रोत्साहनों के बाद, 2 चाइल्ड पॉलिसी छोड़ देने के संकल्प के बाद भी, परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए या देश की आबादी बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका सीधा असर चीन में आने वाले समय में खपत पर पड़ेगा। अब इसके तार जोड़ना समझिए, चीन में क्यों ये चिंता है। अमेरिका बेहद आक्रामक ढंग से चीन के से आने वाले आयात पर सख्ती कर रहा है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पचासों चीजों का, बॉल पेन की टिप से लेकर और सेमीकंडक्टर के रॉ मटेरियल तक का। यदि चीन के को दुनिया के बाजारों में रोका जाएगा और दुनिया के अन्य देश भी चीन से सामान खरीदना सीमित करेंगे, तो चीन की अर्थव्यवस्था के भीतर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इसे खपत कर सके। और इसलिए चीन की सरकार लोगों का खर्च बढ़ाने के लिए भी नए उपाय कर रही है। और यदि ऐसा नहीं होता और चीन की आबादी नहीं बढ़ती और अगले 1 दशक में, 2 दशक में चीन में पर्याप्त लोग खपत के लिए नहीं होते, तो दुनिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन थम जाएगा। और यही वो डर है। इसलिए शादियों के आंकड़े ने दुनिया को के निवेशकों को, जो कि लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, हेज फंड्स और पेंशन फंड्स, जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था पर दांव लगाते हैं या पोजीशन लेते हैं, उन्हें इस आंकड़े ने चौंकाया है, डराया है। और उन्हें लग रहा है कि चीन की डोमेस्टिक डिमांड आने वाले समय में बढ़ती नहीं दिखती, अगर चीन की आबादी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई। जापान से डरे हुए निवेशक अब चीन को और ज्यादा करीब से, चीन के सामाजिक ढांचे को और ज्यादा करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर, सरकार खर्च बढ़ाने के लिए भी, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े इसके लिए भी प्रयास करती दिख रही है। ये क्या चिंता है? हाँ, यही वजह है कि एक तरफ तो चीन में शादियां नहीं है, लोग परिवार नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स की, जो लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए और स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए चाइना की कैबिनेट ने, जो कि जिसे प्रीमियर ली क्वांग ने लीड किया था, उन्होंने एक नए प्लान की घोषणा की है, जिसके जरिए डोमेस्टिक डिमांड को, घरेलू डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसे छोड़े जाएंगे। इसके लिए जो चीन के निवासी हैं, चीन के लोग हैं, उनको उनके वेजेस बढ़ाए जाएंगे, उन्हें प्रॉपर्टी से इनकम करने के और ज्यादा रास्ते दिए जाएंगे, ताकि उनके कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ सके। और ये बात वहीं आकर टिकती है कि यदि अमेरिका में खपत टूटती है और महंगाई आती है, अमेरिका में चूंकि महंगाई आएगी तय है ट्रंप के फैसलों के कारण, तो उसका असर सीधे अमेरिका की ग्रोथ पर पड़ेगा। अमेरिका में
लोगों की खपत कम होगी कीमतें बढ़ने के कारण, स्टील, एल्यूमीनियम और बहुत सारी चीजों के कारण। ऐसी स्थिति में अगर चाइना में भी डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ती, भारतीय अर्थव्यवस्था भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर है, तो पूरी दुनिया को अगर आप ऊपर से देखें तो खपत टूटने का एक सार्वभौमिक तस्वीर हमें बनती दिख रही है, जिसमें चीन को लेकर चिंता है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा उत्पादक भी है और अपनी इतनी बड़ी आबादी के कारण सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो इसलिए चीन की सरकार जो सरप्लस प्रोडक्शन चीन में रुकेगा, निर्यात रुकने की स्थिति में, उसकी खपत कैसे की जा सके, नहीं तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, उत्पादन नहीं होगा, उसे रोकने के लिए अपने देश के नागरिकों की आय बढ़ाने के लिए और तरह तरह से उनको खपत में मदद करने के लिए एक कार्यक्रम पर काम करना। चलिए, तो ये बात हो गई चीन की। आज के बोनस पॉइंट में इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर अपना विश्लेषण देने के लिए। धन्यवाद। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल फिर जुड़ेंगे शाम को 7 बजे बोनस पॉइंट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।